नमस्कार दोस्तों। अनीता एक शादीशुदा महिला थी। उनकी उम्र 27 के करीब थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी और मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। जब मैं नीचे काम से जाता था या घर से बाहर कहीं जाना होता था तो अक्सर अनीता भाभी मुझे दिख जाया करती थी। कुछ दिन के बाद अब अनीता मुझसे भी एक दो बात कर लिया करती थी, लेकिन खुलकर कुछ बात नहीं हो पाती थी। अनीता अपने पति से बहुत ही परेशान थी। वो एक कंपनी में काम करता था, मगर बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज उनके घर में हंगामा होता था। वो उसके साथ रोज लड़ाई करता था। हम लोग बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन दोनों का 1-2 साल का बेटा भी था। एक दिन अनीता भाभी के लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे की तबीयत काफी गंभीर थी। वो शिवानी भाभी के पास पैसे मांगने के लिए ऊपर आई, मगर शिवानी के पास भी उस वक्त अनीता को देने के लिए पैसे नहीं थे। शिवानी भाभी ने कहा, मैं निखिल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। कुछ देर के बाद शिवानी की कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे सारी बात बताई और बोली, कुछ पैसों की जरूरत है, अभी दे दो, बाद में तुम्हें लौटा देंगे। मैं बोला ठीक है, मगर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, तुम कर पाओगी? बेहतर होगा कि उसको किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो। इस तरह से हमने अनीता के बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का मन बना लिया। फिर मैं अनीता और उसके बेटे को लेकर नजदीक के एक अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच करने के बाद बोल दिया कि उसके बेटे को यहीं अस्पताल में ही भर्ती करना होगा और यहीं पर उसका इलाज होगा। अनीता ये सुनकर डर गई। एक तो उसके बेटे की हालत गंभीर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लड़के का इलाज वहां पर करवा सके। मैंने पैसों के बारे में डॉक्टर से बात की तो वो बोला कि इलाज में रोज का 20,000 तक का खर्च आएगा। ये बात मैंने अनीता को बताई तो वो सन्न रह गई और बोली कि मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से। सच तो ये था कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास भी इतने रुपए नहीं थे। अनीता ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने साफ ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनीता रोने लगी। फिर मैंने उसको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चलने का सुझाव दिया। वो बोली, देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर हम दोनों उसके बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने भी भर्ती करने का बोला, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अभी उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है, इसको यहाँ भर्ती नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पहचान के एक बड़े आदमी से बात की और उसकी सिफारिश पर अनीता के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अनीता और मैं रात में वहीं रुक गए। रात को मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा थी। मैंने लड़के को वहीं पर भर्ती करवाया ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके और जल्दी हो सके। अनीता बोली, आपके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं आपको सब वापस कर दूंगी। मैं बोला, तुम्हें अभी से पैसों की लगी है, पहले बच्चे को ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हिसाब तो, मगर पहले इसका इलाज जरूरी है। हैरानी की बात थी कि अनीता का पति अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था। जो भी दवा डॉक्टर्स बता रहे थे वो सब मैं ही लेकर आ रहा था। मुझे उन माँ बेटे दोनों का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। मगर खुशी की बात ये हुई कि भगवान की कृपा से उसका बेटा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब हम दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अनीता मेरे पास आकर बोली, निखिल, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, पड़ोसी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम दोनों के फोन नंबर अस्पताल में ही एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने घर पहुंचकर अनीता को सारी दवा बता दी कि कौन सी दवा कितनी और किस टाइम पर देनी है। फिर मैं जाने लगा तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीकर ही जाना। मैं बोला, फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं जाकर आराम करूंगा। तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वो बोली, ठीक है। उसने मुझे कसकर हग कर लिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इसको एकदम से ये क्या हो गया।
उसके बाद मैं वहां से निकल आया और ऊपर शिवानी भाभी के पास गया। शाम को मैं अनीता के यहाँ गया, ये देखने कि उसके बच्चे की तबीयत अब ठीक है या नहीं। मैं गया तो उसका पति भी आ गया। फिर मैं अंदर नहीं गया और उल्टे पांव वापस आ गया। मैं शिवानी भाभी के पास गया और उनसे बोला, आज रात के लिए मेरा खाना भी अपने यहाँ ही बना लेना। शिवानी भाभी ने खाना तैयार करने के बाद मुझे बुलाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा। तभी अनीता के नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। वो पूछने लगी, कैसे हो आप निखिल? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटे की तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक है, सो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से अनीता और मेरी रोज फोन पर भी बात होने लगी। वह रोजाना मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कई बार वो मुझे अपने घर में आने के लिए न्योता दे चुकी थी। कई बार उसने बोला, कभी मेरे घर आओ, चाय पीकर जाओ। मैंने यह बात शिवानी को बताई तो वो कहने लगी कि अनीता शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मैं बोला, मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शिवानी बोली, मैं एक औरत हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की बातों का सही मतलब समझ सकती है। मैं बोला, मगर भाभी, अभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं की है। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे अनीता के व्हाट्सएप से मैसेज आया और हम दोनों बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी, आपका पति कैसा इंसान है, वो तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो बोली, हाँ, मैं अपने पति से इतनी परेशान हूँ कि मैं तुम्हें सारी बात बता भी नहीं सकती। मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ भाभी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा गुड नाइट बोल दिया और बात बंद कर दी। मैंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। उसके कुछ देर के बाद फिर मैं शिवानी के पास गया। उसको मैंने सारी बताई जो भी अनीता के साथ हुई। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से उसके साथ बात करना। फिर शिवानी के साथ मैंने खाया। उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए चली गई। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे जाते हुए मेरी नजर अनीता पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गया। वो शायद बात करना चाह रही थी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस चला गया। वहां पर जाने के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो कॉल करने लगी। मैंने उसकी कॉल भी नहीं उठाई। वो बार बार कॉल पर कॉल करती रही, तो फिर आखिर में मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ी। वो बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा, आप काम बताओ कि आपने मुझे फोन किस लिए किया है? अनीता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, घर आने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। बीच में फिर एक बार शिवानी भाभी की कॉल आई। वो पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बोला, वही कल वाली बात भाभी, वो अब मुझसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, अभी मैं उसको थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। शिवानी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। भाभी ने फोन रख दिया और फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनीता अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया। मैं अपने रूम में आ गया और आकर लेट गया। कुछ ही देर हुई थी कि व्हाट्सएप पर अनीता का मैसेज मिला। उसने लिखा था, आप आ गए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जवाब में लिखा, मेरे रूम में आ जाओ। अनीता बोली, मैं रूम में कैसे आ सकती हूँ अभी? मेरा पति घर आ चुका है। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। फिर मैंने पूछा, शिवानी भाभी को कहा, अब बताओ उसको कैसे बुलाओगी? शिवानी बोली, तुम अनीता को बोलो कि मैं उसके पास आ रही हूँ। मैंने वैसा ही किया। अनीता को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि थोड़ी देर में शिवानी भाभी तुमको लेने के लिए आ रही है, वो कुछ भी करके तुमको ऊपर ले आएगी। अनीता ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिवानी भाभी उसके रूम में गई। वहां जाकर वो बोली, अनीता, आज मेरे पति बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे रूम में सोने के लिए आ जाओ, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अनीता बोली, ठीक है भाभी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अनीता आ गई।
पहले वो सीधी शिवानी भाभी के रूम में ही गई। मैं भी शिवानी के रूम में ही चला गया। हम तीनों एक साथ बैठ गए। मैंने अनीता से कहा, यही बात करोगी या मेरे रूम में करोगी? तभी शिवानी ने कहा, तुम्हारे रूम में ही करो, यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। अनीता और मैं उठकर मेरे रूम में आ गए। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैंने कहा, बात करनी है या नहीं? वो बोली, बात करने ही तो आई हूँ। आप बताओ कि आपको मेरे से क्या पूछना था उस दिन आप जो फोन पर पूछ रहे थे। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बोला, तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती हो? वो बोली, अलग तो मैं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। उसके जवाब पर मैंने कहा, हाँ बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ। वो बोली, हाँ पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो बोली, नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बोली, हाँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैं बोला, अनीता मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? वो बोली, हाँ लेकिन मुझे अब और दुख मत देना। मैंने कहा, देखो अनीता, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने अनीता से कहा कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है और तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रहता है। अनीता ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसा चल रहा चलने दो, हम कुछ नहीं बदल सकते। मैंने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अपने भाई को याद कर लेना। अनीता ने मुझे शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद जब भी अनीता को जरूरत होती नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में एक राधिका नाम की एक महिला अपने घर पर किराए का मकान देती है और तभी उसके घर पर एक 23 साल का नौजवान लड़का रहने के लिए आया। राधिका ने उसे कमरा किराए पर दे दिया। राधिका ने कुछ दिन बाद सोचा उससे महीने का एडवांस किराया वसूल कर लिया जाए। राधिका जब उस लड़के के कमरे के पास जाती है तो वह देखती है कि कमरा अंदर से बंद है। राधिका ने सोचा क्यों ना खिड़की से ही बोल देती हूँ। जैसे ही राधिका खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह लड़का मोबाइल में कुछ देख रहा था और अश्लील हरकत कर रहा था। राधिका चुपचाप अपने कमरे में आकर वापस लेट गई। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और उसके बाद राधिका ने उसे लड़के के साथ जो किया उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुनना दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। यह कहानी है दिल्ली की एक राधिका नाम की महिला जिसकी उम्र 42 साल थी और राधिका के पति का एक एक्सीडेंट में कुछ समय पहले देहांत हो गया था। राधिका की एक लड़की भी थी जिसका नाम सारिका था और उसकी उम्र 22 साल थी। सारिका अपनी माँ के साथ दिल्ली में ही रहती थी। राधिका के पास 4-5 कमरे थे जिन्हें वह किराए पर देती थी। कमरे के किराए से ही उनके घर का और सारिका के पढ़ाई का खर्चा निकलता था। सारिका जवान हो रही थी और उसकी माँ राधिका को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। सारिका राधिका की इकलौती बेटी होती है, इसलिए वह उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहती है। और कुछ समय बाद ही राधिका की तलाश खत्म हो जाती है और उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है जिसका नाम प्रवीण होता है। सारिका और प्रवीण का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ समय बाद ही उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। सारिका खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और इसी प्रकार कुछ समय सारिका अपने ससुराल में बहुत अच्छे से निकलती है। लेकिन थोड़े समय ही बाद सारिका और प्रवीण के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगता है और विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि सारिका अपना सारा सामान चेक करती है और अपनी माँ राधिका के पास आ जाती है। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सारिका समझने को तैयार नहीं थी और सारिका अपनी माँ के पास ही रहने लगती है और इस प्रकार उनका समय बीतने लगता है। लेकिन सारिका
अब घर पर पड़ी पड़ी बोर हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि उसे कुछ बाहर घूम लेना चाहिए। इसीलिए सारिका अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे 10-15 दिनों के लिए बाहर घूमने जाना है, और वह अपना सामान लेकर घूमने चली जाती है। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम थोड़े दिन बाद वापस आ जाना जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए। दूसरी ओर राधिका के यहाँ एक कमरा खाली हो जाता है और वह अपने आस पड़ोस के लोगों को यह सूचना देती है कि अगर कोई किराए के लिए पूछे तो वह उनका पता बता दे, क्योंकि उनके पास किराए देने के लिए एक कमरा खाली पड़ा है। तभी वहाँ पर एक जवान लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, राधिका के घर पर आता है और उनसे पूछते हैं कि मुझे पता चला है कि आपके यहाँ एक कमरा खाली पड़ा है और मुझे एक कमरा चाहिए। राधिका उसे लड़की से कहती है, हाँ, हमारे पास एक कमरा खाली है और आई मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना। जब वह लड़का कमरे को देखता है तो उसे लड़के को वह कमरा बहुत ही पसंद आ जाता है और वह कहता है कि मुझे यह कमरा पसंद है और आज से मैं इसी कमरे में रहूंगा। कुछ दिन बाद राधिका सोचती है कि क्यों ना उसे लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया ले लिया जाए। इसके लिए राधिका उस लड़के की कमरे के पास जाती है और राधिका देखी है कि उसका कमरा अंदर से लॉक है। तो राधिका सोचती है क्यों ना खिड़की से उसको बोल दिया जाए। राधिका जैसे ही खिड़की के पास पहुंचती है तो वह देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राधिका देखती है कि वह लड़का मोबाइल में कुछ देख रहा था और अश्लील हरकत कर रहा था, और राधिका वहां से चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों, राधिका ने इससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट नहीं देखा था। राधिका अपने दिमाग में केवल राहुल के बारे में ही सोच रही थी और राधिका के मन में भी अब कुछ कुछ आने लगा था। दोस्तों, राधिका एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसके शरीर को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद राधिका एक दिन अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर राहुल के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल जैसे ही यह देखा है तो वह देखता रह जाता है कि उसकी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी थी। राधिका जब राहुल से कहती है कि वह उसे 1 महीने का एडवांस किराया दे दे, तो राहुल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको एक साथ ही 2 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। राधिका कहती है कि तुम मुझे 1 महीने का भी किराया एडवांस मत दो। तो राहुल सोचने लगता है कि यह ऐसा क्यों कह रही है। फिर राधिका ने हंसकर कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, और राधिका राहुल के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी राहुल के समझ में आ जाता है कि राधिका को उससे क्या चाहिए। राहुल तुरंत राधिका को निर्वस्त्र कर देता है और बेड पर लेट देता है, और उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाता है। राहुल के साथ संबंध बनाकर राधिका को बहुत ही सुकून मिलता है और राधिका को असली खुशी महसूस होती है और वह राहुल की मर्दानगी से बहुत ही खुश हो जाती है। राहुल और राधिका के बीच में यह सिलसिला चल पड़ता है और 15 दिन तक वो खूब मौज मस्ती करते हैं। 15 दिन बाद जब राधिका की बेटी सारिका वापस अपने घर पर आती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है, तो राधिका और राहुल से मिलने में मुश्किल होने लगती है। एक रात जब सारिका सो रही होती है तो राधिका कमरे से दबे पांव उठकर राहुल के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सारिका की नींद खुलती है तो वह देखी है कि उसकी माँ उसकी कमरे में नहीं है। सारिका ने काफी समय अपनी माँ के आने का इंतजार किया, लेकिन राधिका फिर भी अपने कमरे में वापस लौटकर नहीं आई। सारिका ने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। सारिका ने पूरे घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। अचानक जब सारिका राहुल के कमरे के सामने पहुंची तो देखा कि उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही है। सारिका सब सारा मामला समझ जाती है और तुरंत राहुल के कमरे का दरवाजा खोल देती है। सारिका देखती है कि उसकी माँ और राहुल आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे। सारिका ने राहुल को और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सारिका की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सारिका समझने को तैयार नहीं हुई और कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर जाओगी। सारिका और उसकी माँ के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया, तो सारिका ने पास ही पुलिस स्टेशन में जाकर
अपनी माँ और राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस राधिका के घर आती है और राहुल और राधिका को पकड़कर थाने ले जाती है। पुलिस पूछताछ करती है कि राहुल में राधिका के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं या राधिका ने अपनी मर्जी से राहुल के साथ संबंध बनाए, जिस पर राधिका कहती है कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, उसने अपनी मर्जी से राहुल के साथ संबंध बनाए थे और उसी का कोई दोष नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस राहुल को छोड़ देती है और वापस उसे अपने घर पर भेज देती है। कुछ दिन बाद राधिका को भी पुलिस छोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं मुंबई से अपने घर वापसी आ रहा था। गर्मी का महीना था और ट्रेन में काफी भीड़ थी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ क्योंकि मेरी सीट पर बगल में 2 जवान लड़की और उनकी माँ बैठी थीं और उन्हें भी बनारस जाना था, जहाँ पर मेरा घर था। उस सफर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चला। दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार है, पूरी सुनना मजा आएगा। दोस्त, यह कहानी है गर्मी के समय कि जब एक ट्रेन मुंबई से रवाना होकर गोरखपुर जा रही होती है। मुंबई से उस ट्रेन में एक महिला अपनी 2 जवान बेटियों के साथ बैठती है। उन्होंने अपना टिकट स्लीपर में बुक करवाया था, लेकिन उनके पास केवल मिडिल स्लीपर का टिकट था। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सवारी ट्रेन के बर्थ में इधर उधर बैठी थी। उनके नीचे वाली सीट मेरी थी और मैं वहां बैठा था और एक अन्य व्यक्ति भी उस सीट पर बैठा था। तभी आंटी भी अपनी बड़ी बेटी सोनू और छोटी बेटी तनु के साथ उस सीट पर आकर बैठ गई। मैं खिड़की के पास बैठा था तो आंटी, जिनका नाम सरला था, उन्होंने मुझे कहा कि गर्मी के कारण उनका जी बहुत घबरा रहा है, क्या वह खिड़की के पास बैठ सकती है। मैंने देखा कि सरला आंटी के साथ 2 सुंदर लड़कियां हैं, तो मैं मना नहीं कर पाया। आंटी खिड़की के पास बैठ गई, जिस पर सोनू ने बड़बड़ाते हुए कहा कि मम्मी का भी अलग ही ड्रामा है। पापा ने कहा कि एसी स्लीपर के टिकट करवा देते हैं। तब मम्मी ने कहा कि एसी में उनका जी घबराता है और अब इनको हवा के लिए खिड़की के पास बैठना है। सीट पर 5 सवारी होने के कारण सोनू से चिपक कर बैठा था। सोनू कभी अपना पैर देखती, कभी अपना कंधा देखती और मुझसे दूर होने की कोशिश करती, लेकिन जगह नहीं होने के कारण चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती थी। सोनू ने फिर बड़बड़ाया कि इतनी भीड़ में बनारस तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा कि इस ट्रेन में तो हमेशा ही ऐसी भीड़ होती है। मैंने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, एक बार तो मुझे टॉयलेट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। जिस पर सोनू और तनु दोनों हंसने लगी और कहा, क्या बात कर रहे हो, टॉयलेट में बैठकर इतनी दूर कैसे जा सकते हो। मैंने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और मेरे पास टिकट नहीं था। जैसे तैसे जुगाड़ करके सीट पर बैठ गया, लेकिन जब वॉशरूम जाना था तो टॉयलेट तक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया था। इसीलिए जब टॉयलेट में देखा कि यहाँ जगह खाली है तो वहीं बैठ गया। मजबूरी में जगह नहीं देखी जाती है। दोनों हंसने लगी और कहा, आपकी तो बड़ी विचित्र कहानी है। ट्रेन चल पड़ी और 2 घंटे बाद भी ट्रेन में कोई ठंडे वाला या पानी वाला नहीं आया और जो पानी अपने साथ लेकर आए थे वह सब पी गए। तो सोनू की छोटी बहन बोली, देखो, हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैंने पास वाली इमरजेंसी विंडो को ऊपर किया और ट्रेन से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि वहां पर गेट में खड़ी भीड़ भी गर्मी में थोड़ा आराम के लिए बाहर आ गई थी। मैंने स्टेशन से एक पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। सोनू ने खिड़की से आवाज लगाई, भैया भैया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। काफी देर बाद सोनू ने जोर से कहा, ओ टॉयलेट वाले भैया। तो सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकाल रखा था। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा
कि ये लो 50 रुपए और हमें भी पानी की 2 बोतल ला दो। मैं पानी की बोतल ले आया और जैसे ही उन्हें दी तो ट्रेन चल पड़ी। सोनू ने कहा, भैया अब आप कैसे अंदर आओगे? तो मैं दरवाजे से जैसे तैसे वापस अंदर गया तो सामने वाली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, लो आ गए तुम्हारे टॉयलेट वाले भैया, और सब हंसने लगे। मैंने कहा, भला यह भी कोई तरीका होता है बुलाने का? सब लोग मुझे टॉयलेट सफाई वाला समझ रहे थे। सोनू ने कहा, सॉरी, जब मैं आपको नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने देखा नहीं, और आपका नाम मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो हम प्यासे ही रह जाते। सोनू ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम सौरभ है। सोनू ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा नाम है। मैं अपने साथ 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया था। मैंने आंटी से कहा, आप भी पी लीजिए, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। आंटी ने कहा, मैं यह सब नहीं पीती। मैंने तनु और सोनू से कहा, आप तो पी लीजिए। सोनू ने कहा, क्यों नहीं, जरूर पियेंगे। मैंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक दे दी। सोनू ने कहा, भैया आप 2 लीटर अकेले पी लेते क्या? तो मैंने कहा, पूरी रात में पीने वाला था और कौन मिलने वाला था यहाँ। इस प्रकार बातों का सिलसिला जारी हो गया। ट्रेन भी चल रही थी। काफी देर बाद सोनू ने कहा, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी होती तो अच्छा होता। लो हो गई प्रॉब्लम शुरू। उन्हें वॉशरूम जाना था और जब सोनू ने खड़ी होकर देखा तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी और वापस सीट पर आकर बैठ गई। सोनू ने अपनी मम्मी को इशारा करते हुए कहा कि उसे जाना है लेकिन भीड़ बहुत है। मैंने कहा, क्या हो गया, चले जाइए, भीड़ है तो क्या रास्ता नहीं देंगे? आंटी ने कहा, बेटा क्या तुम इनके साथ जा सकते हो? मैं उन दोनों बहनों के साथ चला गया। भीड़ में लोगों को डांटते हुए वॉशरूम तक पहुंच गया। वहां पर एक लड़का सोनू को घूर रहा था। मैंने कहा कि पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? तो उस लड़के ने शर्म से गर्दन झुका ली। सोनू मुस्कुराने लगी और वापस आ गए। दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी। तनु ने कहा कि भैया ने एक को ऐसे कहा, एक को ऐसे कहा, और बातों बातों में रात के 10 बज गए। आंटी अपने साथ खाना लेकर आई थी। आंटी ने मुझे खिड़की के पास बैठा दिया और खाना खाने लगी। आंटी ने कहा, तुम भी खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, आप खा लीजिए। तो सोनू ने कहा, मम्मी खाने के लिए नहीं कह रही है, वह तो पूछ रही है कि तुम अपना खाना लाए हो तो खा लो। मैंने कहा, हाँ मेरे पास है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सोनू ने पूछा, ऐसा क्या लाए हो? तो मैंने कहा, बिरयानी लेकर आया हूँ। तो सोनू ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खाते हैं, मम्मी नहीं खाती। तो आंटी को फिर से खिड़की से के पास बैठा दिया और हम तीनों एक साथ खाने लगे। खाना खाने के बाद बारी आती है सोने की, और इनके पास केवल मिडिल स्लीपर ही होता है। मेरी सीट नीचे वाली थी, तो आंटी ने कहा, बेटा तुम ऊपर आ जाओ, हम तीनों नीचे की सीट पर बैठकर जैसे तैसे सफर काट लेंगे। मैंने कहा, आंटी जी कोई बात नहीं है, आप मेरी सीट पर सो जाओ, हम नीचे वाली पर। ठीक है, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इनको सोना होगा तो मैं नीचे सो जाऊंगा। आंटी ने कहा, ऐसे कैसे, तुम्हारी तो कंफर्म सीट है, फिर तुम क्यों फर्श पर सो जाओगे? मैंने कहा, आंटी लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने सुना नहीं क्या, मैं तो बाथरूम में बैठकर भी गांव तक चला गया था। अब सब लोग खाना कर चुके थे और सब ने अपनी अपनी सीट पर जाना शुरू कर दिया। नीचे वाली सीट पर दोनों बहनें और मैं बैठे थे। तनु पहले तो थोड़ी अधलेटी सी हो गई और फिर पूरी सीट पर फैल गई। मैं और सोनू दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। थोड़ी देर बाद सोनू को नींद की झपकी आने लगती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने देखा सोनू ने मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी, तभी सोनू उठ जाती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर सर रख सकती हो। सोनू फिर मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। मैंने सोचा सोनू गिर ना जाए, इसीलिए अपने हाथ को पीछे करके सोनू को कमर से पकड़ लिया। सोनू अचानक उठी और कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा इतने लोगों के बीच ये सब करते हुए? मैंने कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है, डरो मत, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। सोनू ने खुद मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया। सभी सवारी सो गई थी, लेकिन केवल हम दो लोगों को नींद नहीं आ रही थी।
हम आपस में बातें करने लगे। उसने सब पूछना शुरू कर दिया कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो। इस तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। रात को जब सोनू की मम्मी को लगा कि यह अभी तक जाग रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, तो आंटी ने नीचे झुककर कहा सोनू, तो वह सोने का नाटक करने लगी। आंटी ने कहा तुम ऊपर आ जाओ और मैं नीचे आ जाती हूँ। मैं भी तुरंत नीचे फर्श पर लेट गया और कहा आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ही सो जाए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि सोनू मुझसे दूर जाए। काफी समय बाद जब आंटी को लगा कि हम सो गए हैं, तो आंटी भी सो गई। सोनू ने अपना हाथ नीचे किया और कहा कि सो गए क्या? मैंने कहा नींद किसे आ रही है? सोनू ने कहा सीट के नीचे बैग है, उसमें से चादर निकाल लो और नीचे बिछा लो। उसके बाद कभी मैं बैठ जाता, कभी सोनू बैठ जाती और इसी तरह सफर चल रहा था। सुबह जल्दी ही आंटी उठ गई और बोली भैया थोड़ी जगह करवा देते, वॉशरूम जाना है। मैंने आंटी के लिए रास्ता साफ करवा दिया और आंटी ने दोनों लड़कियों को भी बुला लिया और कहा बाद में सब बिजी हो जाएगा। सुबह ट्रेन लेट थी तो इलाहाबाद में कुछ देर ट्रेन रुकने वाली थी। मैं खिड़की से बाहर निकल गया तो सोनू और उनकी बहन ने कहा भैया थोड़ी मदद कर दीजिए, हमें भी बाहर निकलना है। मैंने दोनों बहनें को बाहर निकाला। काफी देर स्टेशन पर घूमने के बाद वापस उसी खिड़की से अंदर बैठ गए। रास्ते में खूब बातें की और ट्रेन को शाम को बनारस पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट थी, इसीलिए ट्रेन 11 बजे पहुंची। सभी सवारी उतरने लगी, लेकिन मेरे और सोनू का मन बहुत उदास था क्योंकि हम एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते थे। सोनू के मौसा जी उसे वहां पर लेने आए हुए थे। मैं भी ट्रेन से उतर गया तो आंटी ने पूछा बेटा तुम घर कैसे जाओगे? मैंने कहा अभी तो कोई बस नहीं है, रात को स्टेशन पर ही रुकूंगा और सुबह बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। आंटी ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, तुमने हमारे लिए इतनी मुश्किल झेली है, तो अब रात को तुम्हें स्टेशन पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन के घर चलो, रात को वहीं रुक जाना। सोनू यह बात सुनकर के बहुत खुश हुई और उसने कहा हाँ तुम हमारे साथ ही चलो। मैं भी उनके साथ उनके घर पर चला गया। सुबह आंटी ने कहा कि हम बनारस घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैं यहाँ पर बहुत घूमा हूँ, लेकिन आप कहते हो तो आपके साथ चलता हूँ। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। बनारस में हमने खूब मौज मस्ती की। इस बीच में सोनू की छोटी बहन तनु और उसकी मौसी जी की लड़की को हमारे पता चल गया कि मेरे और सोनू के बीच क्या चल रहा है। उन्होंने हमारी फोटो में भी खींची और हमारे साथ भी मस्ती करने लगी। शाम को जब मैं अपने घर लौटने वाला था तो सोनू की आंखों में आंसू आ गए और मेरा भी मन बहुत उदास था क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। फिर सोनू और मेरी फोन पर बातें होने लगी। हमने खूब बातें की। सोनू ने कहा कि उसका मन नहीं लग रहा है और 15 दिन तक यहाँ रखेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैंने कहा मुझे भी 15 दिन बाद जाना है। बाद में हम सभी साथ में ही वापस मुंबई चले गए और हमने इसी स्लीपर में खूब एंजॉय किया। हमारी खूब बातें होने लगी और हमें एक दूसरे से आज भी फोन पर बातें करते हैं। लेकिन सोनू के पापा मैकी अच्छे पैसे कमाते हैं और मेरी सैलरी उनके आगे बहुत कम है और मैं उनसे शादी के लिए उनकी लड़की का हाथ नहीं मांग सकता। अब आप कमेंट में बताइए कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए और क्या मुझे इस आगे सफलता मिल पाएगी। क्या सोनू के पापा हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे है? अपनी राय जरूर देना और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जरूर कर लेना। धन्यवाद। जरूर